इंसान को हर उम्र में अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश हो तो आप दूसरों को खुश रख सकते हो। लेता बच्चे तो मेरी कभी सुनते ही नहीं है, हमारी हमेशा कंप्लेन होती है। मैं बोलती रहती हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है। तो एक तो डार्क कलर अथॉरिटी बताता है, लाइटर कलर्स टेल यू दैट यू आर अप्रोचेबल। और जैसे ही आपका कोई कॉलर आ जाता है या ऊपर कोई जैकेट पहन लिया आपने, एक थर्ड लेयर आ जाता है, तो देखने वाले को भी लगता है कि हाँ, ये इस इंसान की कुछ अथॉरिटी है। कि ऐसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड्स रहना चाहिए, हमें फ्रेंडशिप वे में बातें करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर आप उनके जैसे कपड़े पहन रहे हो तो आपको सीरियस नहीं लेते, वो लगता है कि ये तो मेरे दोस्त है। बच्चा कुछ भी करके आए, वो आपसे झूठ ना बोले। घर संभालना एक कंट्री संभालने के बराबर है। राइट। तो ये क्या पब्लिक स्पीकिंग जो है ये सबके लिए होती है या सिर्फ बहुत अच्छा जो बोल पाते हैं उनके लिए होती है? उनकी खुशी किसमें, हम तो एक दिन चले जाएंगे, जिंदगी तो फिर उन्होंने काटनी है ना आगे। अब आप डिसाइड करोगे कि जिंदगी काटनी है या जिंदगी जीनी है। और हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट पे। आज हम लोग बात करने वाले इमेज कंसल्टेंसी के बारे में कि इमेज कंसल्टेंसी होती क्या है, कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हो, कैसे आप अपने छुपे हुए हुनर को पहचान के दुनिया के सामने ला सकते हो, जिसमें आपकी हेल्प करेगी राधिका जी, जो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। तो राधिका जी, इमेज कंसल्टेंसी एक्चुअली है क्या? थोड़ा सा इसे सिंपल शब्दों में बताएं। इमेज कंसल्टेंसी एक आप कह सकते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ओवरऑल, जिसमें आपका अपीयरेंस, आपका बिहेवियर और आपका कम्युनिकेशन। बिहेवियर में आपका बॉडी लैंग्वेज भी आ जाता है और कम्युनिकेशन में आपका एटिकेट आ जाता है। तो ये सब मिलकर इमेज कंसल्टिंग, इमेज मैनेजमेंट बनता है। इट्स लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोर लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लेडीज की ही बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर जो लेडीज होती हैं, स्पेशली हाउसवाइफ, अगर आपकी बेटियां, आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटियां हैं। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं, अब मेरी बेटियां हैं, एक 25 साल की है, एक 19 साल की है, तो अगर आपकी सेम फिजिक है, सेम हाइट है, कई बार आप अपनी टी शर्ट्स भी शेयर कर लेते हो, या जीन्स या जूते शेयर कर लोगे, मेकअप का सामान शेयर कर लोगे। सो यू स्टार्ट ड्रेसिंग अप द वे दे ड्रेस अप। आजकल सब यंग दिखना चाहते हैं, राइट। सब मिलेनियल्स के जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, है ना? तो उसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों की साइकोलॉजी में आ जाता है कि ये तो हमारे जैसे ही हैं, हमारे बराबर है। और मदर्स को लगता है मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई बात नहीं मानता, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। बच्चे तो मेरी कभी सुनते ही नहीं है, हमारी हमेशा कंप्लेन होती है। मैं बोलती रहती हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है। बट अगर आप कुछ चीजें अपने सिर्फ ड्रेसिंग में चेंज कर दो, जैसे अगर बच्चे राउंड नेक टी शर्ट और टैंक टॉप्स पहनते हैं, उसकी जगह आप हाफ स्लीव्स या फुल स्लीव कॉलर वाली टी शर्ट पहन लो, या चाइनीज कॉलर वाला कुर्ता पहन लो, थोड़ा सा चेंज लो, जो डार्क कलर में हो। तो एक तो डार्क कलर अथॉरिटी बताता है, लाइटर कलर्स टेल यू दैट यू आर अप्रोचेबल। और जैसे ही आपका कोई कॉलर आ जाता है या ऊपर कोई जैकेट पहन लिया आपने, एक थर्ड लेयर आ जाता है, तो देखने वाले को भी लगता है कि हाँ, ये इस इंसान की कुछ अथॉरिटी है। राइट। और फिर अगर आप कुछ उनको बोलते हो तो वो सीरियसली लेते हैं। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं ना, आज मम्मी गुस्से में लग रही है। सो इट इज नॉट व्हाट यू से। आप तो वही हो, आप तो टी शर्ट में भी वही गुस्सा करते हो, किसी और कपड़ों में भी वही गुस्सा करते हो। राइट। बट ऐसा क्या चेंज हुआ कि बच्चों को उस दिन लगा कि आप गुस्से में हो और आपकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी अपीयरेंस बदल गई। राइट। तो ऐसे ही व्हेन यू आर वर्किंग और आप यंग मैनेजर हो, कई होंगे जो आपसे एज में बड़े होंगे, जो आपसे जूनियर भी हैं और आपसे सीनियर भी हैं जी। पर क्योंकि आप यंग हो, लेस एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। राइट। है ना? बट हो सकता है कि आपकी नॉलेज उनसे बेटर हो, आपके तरीके उनसे बेटर हो जी। तो अगर आप अपने ड्रेस के ऊपर एक थर्ड लेयर ऐड कर लोगे, मे बी अ बिजनेस कोट
जी, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली सीरियसली आपको लेने सीरियस लगे। लेने लगेंगे। इससे मेरी एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी, एकदम पूरा रिलेवेंट कर रहा है मेरे एग्जांपल से, कि मैं भी ना क्लासेस लेती थी, आईएएस आईपीएस की क्लासेस लेती थी। तो उस टाइम में मेरी एज काफ़ी कम थी, मैं जस्ट स्टूडेंट के बाद मैंने अपना क्लासेस लेना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो जीन्स टी शर्ट्स वगैरह डालते थे, बट मुझे अलाउ नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी बच्ची की तरह दिखती थी। तो डायरेक्टर ने कहा कि लोग आपको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे, तो आप थोड़ा सा ऐसा ड्रेसअप करो कि लोग आपको थोड़ा सा सीरियसली ले, क्योंकि आप बच्चे की तरह दिखोगे, उनकी तरह दिखोगे तो लोग नोटिस ही नहीं करेंगे आपको। एब्सोल्युटली। जी। फिर आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे बात करते हो, आप अपनी बात को कैसा रखना आप लोगों को क्या चाहते हो कि लोग आपको कैसे परसीव करें, उसके लिए आपको तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, आपका बिहेवियर, आपकी अपीयरेंस और आपका कम्युनिकेशन। जी। सो ये सब मिलकर बनाता है इमेज कंसल्टिंग। ओके, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है और जिस तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस हिसाब से लोग आपसे बातें करेंगे, उस हिसाब से लोग आपको सीरियस बिल्कुल। लेंगे। और ये चीज़ आप बच्चों के बीच में भी अप्लाई होता है, मदर एंड बिल्कुल डॉटर होता है। के बीच में। बिल्कुल, सबके बीच में होता है। लेकिन और ये चीज़ को लेके एक बार काफ़ी डिबेट भी हो रहा था कि ऐसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड्स रहना चाहिए, हमें फ्रेंडशिप वे में बातें करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर आप उनके जैसे कपड़े पहन रहे हो तो आपको सीरियस नहीं लेते, वो लगता है कि ये तो मेरे दोस्त है। सो आप बच्चों के साथ फ्रेंड बन के रहो, उनके साथ फ्रेंडशिप वे में बात करो। क्यों? क्योंकि आपके बीच में जनरेशनल गैप है, तो आपको उनका तरीका समझ के उनकी भाषा में उनको अपनी बात समझानी है जो उनको समझ में आए। जी। सो यू नीड टू बी फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन एट द सेम टाइम। आप क्योंकि उनके पेरेंट हो तो आपको तो dignity आपकी को एक भी अथॉरिटी भी होनी चाहिए जो उनको समझ में आनी चाहिए कि हाँ वो मेरे साथ फ्रेंडली हैं, पर वो मेरी मम्मा है या मेरे पापा हैं, मेरे फ्रेंड नहीं हैं, तो जी। मुझे उनकी बात सुननी और माननी सुननी है। होगी, डिसिप्लिन वे में Discipline रहना way में होगा। रहना होगा। लेकिन आजकल लव एंड अथॉरिटी के बीच में बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लव एंड अथॉरिटी के बीच में बैलेंस करना पूजा शायद हमारे टाइम पे भी मुश्किल होता उन पेरेंट्स के लिए जो ये खुद नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। जी। आप ज़्यादा पैम्पर कर दोगे बच्चे को तो वो बिगड़ जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। जी। जी। तो वो लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। उनको ये बताना कि सब कुछ ठीक है पर इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ना आजकल लोग नॉर्मल पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, वो वीडियोस देख के सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर वो अलग अलग टेक्निक्स आजमा रहे हैं। जबकि मेरे पेरेंट्स को मैंने कभी नहीं देखा, हमारे पेरेंट्स तो सोशल मीडिया पे थे भी नहीं। तो मुझे अपने पापा की एक ही बात याद है कि वो हमें इतना ट्रस्ट दिला के रखे थे कि अगर मम्मी पापा पेरेंट्स कभी आपको डांटेंगे भी तो वो आपके भले के लिए डांटेंगे। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं उनके साथ फ्रेंडली होने की, तो जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं वो कहते हैं ना हर चीज़ की अति बुरी होती है। राइट। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं जो पेरेंट्स, बच्चे उनको झूठ बोलते हैं। बच्चे वही करेंगे जो उनको करना है। जी। जी। क्योंकि उनके फ्रेंड्स उनके पियर्स भी वही कर रहे हैं तो उनको एक फोमो हो जाता है कि सब कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ। राइट। तो वो करेंगे ट्राई। और हम जब उनके उम्र में थे तो हमने भी किया था यही सब। तो पता था पेरेंट्स से डांट पड़ेगी तो झूठ बोल के जाते थे। जी। है ना। बट अगर आप अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि सब कुछ ट्राई करो और खुद समझो कि आपके लिए क्या सही और गलत है, इस लाइन को आपको और क्रॉस नहीं करना है। हाँ। और सो इवन व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रिंकिंग और स्मोकिंग फॉर दैट मैटर, ओके। जो आजकल मोस्टली बच्चे करते हैं, चाहे वो बॉयज हों चाहे गर्ल्स हों। और आजकल तो मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली रहने के चक्कर में बहुत पेरेंट्स या तो बच्चों के सामने अल्कोहल ले रहे हैं या उनके साथ बैठकर ले रहे हैं। सो आई डोंट से कि उनके साथ बैठ के लेना गलत है। क्यों? क्योंकि अगर जिस दिन आपका बच्चा 18 या 25 साल का हुआ, आपने आपको पता है कि वो ड्रिंक करेगा बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ, ट्राई करेगा, क्योंकि सब चाहते हैं ट्राई करना कि इसमें है क्या जो मना कर रहे हैं पेरेंट्स, है ना।
तो अगर वो आप उसको अपने साथ बिठा के घर में ड्रिंक कराते हो तो बच्चे को पता है कि मैं घर पे मम्मी पापा के साथ ड्रिंक कर सकता हूँ, और अगर मैंने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करी है तो मैं उनको बता सकता हूँ कि हमने ड्रिंक करी है, या आप मुझे पिक करने आ जाओ, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा ड्रिंक करके। मतलब आप अगर रोक नहीं सकते हो तो आप उसको लिमिटेशंस बता सकते लिमिटेशंस बना दो ताकि बच्चा कुछ भी करके आए वो आपसे झूठ ना बोले। उसको ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि जो मर्जी हो जाए, अकेले कमरे में बंद करके मेरे पेरेंट्स मेरी धुनाई कर दें, जो मर्जी करें, लेकिन अगर मैं गलत हूँ वो मुझे डांटेंगे पर वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और मैं उनसे कुछ, अगर उनको ये पता होगा कि पेरेंट्स उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ने के टाइम पे उनको एक गिल्टी कॉन्शियस होगा, राइट, और लगेगा कि वो मुझ पे इतना भरोसा कर रहे हैं, मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ूं। जी, तो वो आपको सच बताएंगे और आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। सो दैट इज बीइंग फ्रेंडली विद देम, yet drawing a line and not letting them cross that line, and also telling them कि मैं पेरेंट हूँ, तुम नहीं। राइट, तो अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो तुमको भी करना है। ट्राई करो और सीखो अपनी गलतियों से। दूसरों की गलतियों से कभी कोई नहीं सीखता। और मुझे लगता है कि एक ये बात तो पेरेंट्स तो बच्चों में ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले वो आकर आपको बताए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर वाले इसका बहुत गलत फ़ायदा उठा लेंगे। बाहर वाले गलत फ़ायदा भी उठाएंगे पूजा, और अगर आप अपने पेरेंट्स को सच नहीं बताओगे तो वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे या आपको कैसे समझाएंगे। क्योंकि वो जैसा आपने कहा कि भले ही मेरे पेरेंट्स मेरी धुनाई कर दें लेकिन वो मेरे बारे में गलत नहीं सोच सकते। बिल्कुल, ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अक्ष बाय राधिका आपने स्टार्ट किया, तो इसका मतलब बताइए कि आपने क्यों स्टार्ट किया, कैसे आपके माइंड में आया? अक्स क्या होता है उर्दू में? अक्स एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। ओके। एंड एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच या एज अ प्रेजेंस कोच मैं लोगों की हेल्प करती हूँ अपने अंदर झांक के, अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उनको बाहर रिफ्लेक्ट करना, या टू हेल्प देम बिल्ड कॉन्फिडेंट। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आप बाहर से भी कॉन्फिडेंट दिखोगे। राइट। तो मुझे अक्स से अच्छा वर्ड कोई मिला नहीं ये बताने के लिए, और उसको अपने प्रोफेशन के साथ रिलेट करने के लिए। तो मुझे लगा कि रिफ्लेक्शन चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। तो जो आप अपनी पहचान सामने लाने का काम कर रही है, तो ऐसे कोई एक क्लाइंट का मैं चाहती हूँ कि आप स्टोरी शेयर करें जो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहा हो और आपने उसके लिए काम किया हो। एज अ नॉर्म I usually don't take name of my clients. No, don't take name. But हाँ, ऐसे हैं clients जैसे अभी हम बात कर रहे थे about communication and right. So मेरी ही एक friend है जिसने भी इमेज का कोर्स किया मेरे बाद। जी जी। तो उसको throughout for almost all her life, despite being well educated, पर बच्चों के लिए और फैमिली की वजह से और कुछ उसका कभी मन नहीं किया जॉब करने का। Okay. So she never worked and उसको क्योंकि कभी जॉब नहीं किया तो एक वो होता है ना, घर पे चाहे बच्चे हों, बड़े हों, फ्रेंड्स हों, कोई भी आपको बोल देता है कि छोड़ यार तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकती। राइट। वो सुन के आप कहीं ना कहीं आप खुद को अंडरएस्टिमेट करने लगते हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। जी जी। सो आई हेल्प्ड हर कम आउट ऑफ दैट। ओके। वेदर इट वाज ड्रेसिंग, कि कैसे घर वाले उसको भी देखें और उसकी बात सुने। राइट। और उसको खुद को लगे कि हाँ घर में भी मेरी एक जगह है, एक वैल्यू है। तो उसके लिए उसको कैसे अपनी वे ऑफ ड्रेसिंग चेंज करना है थोड़ा बहुत। तो कैसे अपने बिहेवियर में थोड़े बहुत चेंजेस लाए ताकि लोग उसको सीरियसली लें और वो अपनी बात अपने तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। जी। So she saw a transformation in herself by following the things I asked her to follow, and she felt so good कि actually में लोग वॉक कर रही है। हाँ, कि लोग उसकी वैल्यू कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, उसके हस्बैंड उससे
सजेशंस मांग रहे हैं और मान रहे हैं उसके सजेशंस. ओके. She got so inspired that she decided to do the course herself. And today she's also working. So जिसने अपने लाइफ के 50 साल That काम time नहीं she's किया, working. and now she's working and helping other people. So that was one of एक्चुअली the जैसे big आपने कहा ना कि जो हाउसवाइफ्स होती है उनको लोग कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं पता, तुमको कुछ समझ में नहीं आता. ये इतना मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि जो लड़कियां पढ़ी लिखी भी होती है वो फैमिली और हस्बैंड की लाइफ स्मूथ चले इसलिए वो डिसाइड करती है कि मैं घर पे रह के घर संभालूंगी. लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि अगर वाइफ सेक्रीफाइस करके हस्बैंड को ग्रो कराती है, फैमिली को ग्रो करा रही है, तो वहाँ पे उसे कभी भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता है. उसे हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता बाहर कैसे क्या होता है. लेकिन सेम वे में अगर एक हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करता है, जॉब करते हुए भी अगर सपोर्ट कर रहा है, तो वो चीज़ दुनिया को दिखती है कि इसका हस्बैंड इसे बहुत सपोर्ट करता है. लेकिन जब एक वाइफ सपोर्ट करती है तो ये चीज़ कभी भी दुनिया एनालाइज नहीं करती, रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि इसकी वाइफ इसे सपोर्ट कर रही है. That is because हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है और बचपन से हमको यही सिखाया गया, तो माइंडसेट हमारा ऐसा बन गया. क्योंकि ना ये कॉमन है, अगर एक वाइफ सेक्रीफाइस करके सपोर्ट कर रही है तो ये कॉमन बात है, इसलिए लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को. पूजा, आई विल लाइक टू डिफर. वाइफ, अगर हम बोलते हैं ना वाइफ सैक्रिफाइस करके सपोर्ट कर रही है, तो वो उसकी चॉइस थी जी. और अगर वो अपनी चॉइस को लेके बाद में दूसरों पे ब्लेम डाले तो वो गलत है. काम नहीं करना उसकी चॉइस थी, घर संभालना उसकी चॉइस थी. लेकिन अगर हम कहें वो काम नहीं कर रही और घर संभाल रही है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि घर का काम कर रही है. घर संभालना एक कंट्री संभालने के बराबर है. राइट. यहाँ पे देखो मैम, ब्लेम करने वाली बात तो एक दूसरी बात हो जाती है, क्योंकि मेरी बहुत लोगों से बात होती है तो उनका भी यही कहना है कि मैं तो घर संभाल रही हूँ, लेकिन ठीक है मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट बदले में मुझे इस तरीके की मतलब अंडर वैल्यू तो ना किया जाए. हाँ, वो तो है. हाँ, ये चीज़ें हो जाती है. बिल्कुल हो जाती है. जैसे आपने कहा कि कंट्री संभालने के बराबर है, तो उसे एक पीएम का दर्जा तो बिल्कुल नहीं मिलता है. पीएम का दर्जा नहीं मिलता, बट आप ये सोचो कि कंट्री में प्रेसिडेंट का ओहदा बड़ा होता है, बट दर्जा पीएम का बड़ा होता है. जी. है ना. राइट. सो घर में वाइफ इज द प्रेसिडेंट एंड हस्बैंड इज द पीएम. राइट. ओके. तो ये क्या पब्लिक स्पीकिंग जो है ये सबके लिए होती है या सिर्फ बहुत अच्छा जो बोल पाते हैं उनके लिए होती है? नहीं, सबके लिए होती है. ओके. बहुत अच्छा बोल पाना भी हर कोई सीख के नहीं आता. जी. सीखते हैं. और जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने कभी बोला नहीं, तो जब हम पैदा होते हैं और रोते हैं, जिससे बाकी घर वालों को सेलिब्रेशन का टाइम मिलता है कि बच्चा रोया, बच्चा आया, जी जी, तो वो आपका पहला शब्द है जो आपने बोला. तो आप बोल तो तभी से रहे हो जब से आप पैदा हुए हो, लेकिन आपको किसके लिए बोलना है, कहाँ बोलना है और क्या बोलना है, वो जो पब्लिक स्पीकर्स या प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं या कोई भी स्पीकर होता है वो सीखता है. जी. आपको अंदर से कॉन्फिडेंट बनना, आपको बोलना सीखना, आपको अपनी स्पीच को एक स्ट्रक्चर में लिखना, और ये सोच के कि एक माइंड मैपिंग, एम्पैथी मैपिंग होती है. सो ये सोच के कि आपकी ऑडियंस कौन है, आप किससे बात कर रहे हो, वो एक 3 साल का बच्चा है जिसको आप समझा रहे हो, या वही बात आप एक 30 साल के बच्चे को समझा रहे हो. ओके. तो आप दोनों को एक ही तरीके से नहीं समझाओगे ना. राइट. तो ये जो अक्ष है, आप लोग जो काम कर इमेज कंसल्टेंसी का, तो ये किसके लिए, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है या मतलब सारे लोगों के लिए है? नहीं, है तो सबके लिए. डिफरेंट पैकेजेस हैं डिफरेंट लोगों के लिए. अब जैसे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल से ट्रांजिशन करके कॉलेज में जाते हैं, है ना, तो आगे जाके उन्होंने वर्ल्ड को फेस करना है. राइट. सो इंटरव्यू स्किल्स आनी चाहिए, कैसे फेस करना है इंटरव्यू को. तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको उसके लिए कैसे ड्रेस अप होना है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए. ओके. ये उस कैटेगरी के लिए. या फिर वो बच्चे डिबेट करते हैं स्कूल में, जी, एक्सटेम्पोर्स करते हैं, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, स्टेज प्रेजेंस क्या होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए. ओके. सो ये हो गया स्कूल के बच्चों के लिए who are entering into college. अब कॉलेज में जो बच्चे हैं अलग अलग स्ट्रीम्स लेते हैं, कोई मेडिकल में है तो कोई हॉस्पिटैलिटी में है तो कोई लॉ कर रहा है.
आगे जाके उन्होंने भी प्रोफेशन में जाना है, तो जॉब के लिए अब उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो अपना रिज्यूमे कैसे रेडी करना है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राइट, आपको कैसे ड्रेसअप होना है, आपको कैसे बोलना है, आपको कैसे बैठना है, कैसे सब कुछ आपको ग्रुप डिस्कशंस में कैसे बोलना है। सपोज दैट आजकल तो स्कूल ने बच्चों को मतलब स्टार्टिंग से माइक वगैरह भी पकड़ा दिया जाता है, लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड की जाती है, बट उसके बाद भी क्या आपको प्रॉब्लम्स देखने में आती है? हम कभी बच्चों को ये नहीं पूछते कि वो किस में कंफर्टेबल है, उसको क्या पसंद है, उसने क्या करना है। ओके, हम एज टीचर्स या तो उन बच्चों को जो बोलने में बहुत अच्छे हैं उनको पिक कर लेते हैं और बोल देते हैं तुम पार्टिसिपेट करो, हाउस कंपटीशन है, तुम हाउस को रिप्रेजेंट करोगे। वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, बोलता है, विच इज वेरी गुड। बट शायद क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा हो जो कॉन्फिडेंट नहीं है, बोलता बहुत अच्छा होगा बट एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उसको स्टेज फ्राइट है, उसको लोगों को फेस करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उन बच्चों की हेल्प करना, उनको कॉन्फिडेंट बनाना और उनको आगे ले जाना, वो अक्ष करती है। वो अक्स करती। ओके, अगर कॉलेज के बच्चों की बात करें तो कॉलेज के स्टूडेंट्स में क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? कंफ्यूज्ड हैं बच्चे, उनको पता, एक तरफ उनको लगता है हमें सब पता है, एक तरफ बच्चों को लगता है टेक्नोलॉजी भी हम पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे से समझते हैं, बट उनको शायद ये समझ में नहीं आता कि क्या करें, किस तरफ जाएं, या कितना राइट है कितना रॉन्ग है फॉर देयर करियर। कई बार पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, कई बार फैमिली प्रेशर में आ जाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो शुरू से फोकस्ड होते हैं कि मुझे तो ये ही करना है। राइट, एग्जैक्टली, उन्हें पता नहीं होता है कि मैं इस कोर्स को सेलेक्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन इससे मेरा फ्यूचर क्या डिसाइड होगा, या क्या मुझे ये करना भी है कि नहीं, या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और कहीं नहीं एडमिशन मिली, या फिर मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, या पेरेंट्स ने बोला है। या बच्चों की जो स्किल्स है ना, वो शायद पेरेंट्स भी उतने सही से समझ नहीं पा रहे हैं। पूजा, मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिखाती हूँ कॉलेजेस में, मोस्टली इंटरव्यू स्किल्स, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। एक बच्ची, यूजुअली कम्युनिकेशन क्लासेस आपकी जो हैं वो ऑप्शनल क्लासेस होती हैं। हाँ, अटेंडेंस कंपलसरी होती है, तो बच्चों को एक वो होता है कि नहीं अटेंड करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि अटेंडेंस पूरी नहीं होएगी, तो मजबूरी में आते हैं। और ऑप्शनल है तो कोई उन्हें जरूरी नहीं लगता। ऑप्शनल होता है तो मोस्टली आप देखोगे कि बच्चे ये सब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं करते, उनको लगता है कि ये तो हम यूट्यूब से भी सीख लेंगे, बुक्स पढ़ के भी सीख लेंगे, या मेरी कम्युनिकेशन तो अच्छी है, कोर्स किस लिए करूं। पर मुझे भी लगता था बच्चे कम आ रहे हैं, बट वन ऑफ द कॉलेजेस इन वन पर्टिकुलर क्लास, मेरे क्लास में हमेशा फुल अटेंडेंस होती थी। और जब वो सेमेस्टर खत्म हुआ और बच्चों से मैंने पूछा दैट डू यू एंजॉय द सब्जेक्ट, सो देयर आंसर वाज कि मैम वी डोंट कम टू योर क्लास क्योंकि हमको सब्जेक्ट पसंद है, ये तो हम कहीं से भी सीख लेंगे, बट वी कम टू योर क्लास बिकॉज वी एंजॉय the activities you do with us and we find your class a safe space। जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कोई आपको आके ये बोले कि आप मेरा सेफ स्पेस हो। और वो बच्चे आके मेरे साथ अपनी पर्सनल बातें, अपने हर टाइप की पर्सनल बातें, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो चाहे फैमिली के साथ हो, डिस्कस करते थे, मेरे से एडवाइस मांगते थे, या एडवाइस नहीं भी चाहिए होती कई बार किसी को, तो सिर्फ चाहिए कि कोई हमारी बात सुन ले बस। राइट, लोगों के पास कोई सुनने वाला नहीं है और हमें जज ना करे। तो उनको लगता था कि हाँ, हम मैम के पास जाके कुछ भी बात कर सकते हैं और मैम हमको जज नहीं करेंगी, क्लियरली हमारी बातें सुनेंगी और हमें गाइडेंस देंगी। गाइडेंस ना भी दे, बस हमारी बात सुनेंगी और हमको पता है कि जज नहीं करेंगी, तो वो एक दिल का गुबार भी निकल जाता है। राइट, मन हल्का हो जाता है। सो दैट थिंग कि बच्चे मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी। बिल्कुल, उससे ज्यादा वो जो आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है ना कि हाँ, आपका मिशन अकम्प्लिश हुआ, आप किसी एक इंसान की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके या हेल्प कर सके, उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं होता। बिल्कुल। तो जब आप स्टेज पे जाती तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में क्या आता है? तो सबसे पहला थॉट
when I go to the stages, I have to connect with my audience. वो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, ओके, मैं उनके साथ कैसे कनेक्ट करूं. सो मैं अपनी बात जो मुझे रखनी है वो कैसे रखूं कि वो उनके दिल तक पहुंचे. जैसे कुछ एग्जांपल्स? ओके, सो एग्जाम्पल के लिए एक बहुत कॉमन सी एक्सरसाइज है जो हम लोग शायद बचपन में स्कूल में करते थे, जब हमारी इंग्लिश टीचर स्पेशली हमको पंक्चुएशन सिखाती है. ओके, So if I have to say this is my watch, plain simple sentence, this is my watch, full stop. राइट, Flat sentence है ना, किसी वर्ड पे कोई स्ट्रेस नहीं है. राइट, This is my watch. This is my watch. This is my watch. सेंटेंस सेम है, जी, बट आप कहाँ पे स्ट्रेस देते हो, बिल्कुल. कहाँ पॉज देते हो, कहीं वॉच पे आप दे रहे हो, कहीं माई पे दे रहे हो. उससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. राइट, कहीं पे कि ये मेरी ही घड़ी है या ये घड़ी मेरी है. राइट, सो द सेम वे जो भी मुझे बोलना है, जो भी मेरी स्टोरी या मेरी स्पीच है, उसमें मैं सिंपल मेरी कोशिश होती है कि कोई जार्गन्स यूज ना करूं, क्योंकि सबको जार्गन्स समझ में नहीं आएंगे. राइट, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, तो बिल्कुल. सिंपल लैंग्वेज में जो उनको समझ में आएगी. तो उनके कोई क्वेश्चंस भी होते हैं? कई बार होते हैं. किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? रिलेटेड टू द टॉपिक. तो कहीं पे किसी भी टॉपिक से कोई एक पर्टिकुलर इंसान कनेक्ट करता है या उसको लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था. जी, सो उससे रिलेटेड दे में आस्क समथिंग कि आप इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हो. या फिर किसी को कोई चीज पसंद आ गई, सो दे विल टेल यू कि मुझे आपकी ये बात हमेशा याद रहेगी. जैसे ऐसी कौन सी बात है? लिफ्ट तो हर बिल्डिंग, सोसाइटी, राइट, सब जगह होती है. मॉल्स में होती है और ऑफिसेज में होती है. और कई बार आपको जब आप लिफ्ट से जाते हो, मॉल्स में हो आप, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे घुस जाते हैं, बहुत आपको अनकंफर्टेबल लगता है ना. सो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सो आप कैसे खड़े होते हो? जैसे आप अपना सपोज ये कुशन बैग है, आप बैग को सामने ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हो. सो यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ यूजिंग इट एज अ शील्ड. आप परफ्यूम जो लगाते हो, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है. हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद हो, सामने वाले को पसंद ना हो, और किसी को एलर्जी पसंद ना हो, या फिर उनको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चाहे किसी भी चीज की हो, उससे एलर्जी हो. राइट. ऑफिसेस में आजकल क्यूबिकल्स होते हैं, तो क्यूबिकल्स में सब ऑफिस में बैठ के अपने लंच कर रहे हैं. आप खाने में क्या लेके जाते हो? पूरे ऑफिस में अचार की स्मेल फैल गई है, या खाने की स्मेल फैल गई है, या पूरा कहीं पे आपकी, अगर आप कोई करी वाली चीज ले गए हो, करी गिर गई है, या यू नो. सो हाउ व्हाट थिंकिंग कि कैसा खाना आपको कैरी करना चाहिए ताकि ऑफिस एटमॉस्फेयर जो है वो खराब ना हो. या बच्चों को लंच में क्या दे रहे हो. कमिंग बैक टू द लिफ्ट, तो लोगों को घुसने की जल्दी होती है लिफ्ट में, निकलने से पहले. सो आपको वेट करना चाहिए कि उनको निकलने दो पहले. स्पेशली अगर कोई ओल्ड है, डिसेबल्ड है, उनके लिए जगह बनानी. जी. हो सकता है लिफ्ट के अंदर कोई इंसान अपने डॉग को वॉक करा के वापस जा रहा हो, या डॉग को वॉक कराने के लिए जा रहा हो. जी. वो एक एनिमल है. आजकल हम बहुत देखते हैं डॉग्स को लेके सोसाइटीज में कि काट लिया या लड़ाई झगड़े. जी, जी. आप लिफ्ट के बाहर अंदर घुसने के लिए बिल्कुल लिफ्ट के दरवाजे के सामने खड़े हो, तो हो सकता है कि घबरा के वो डॉग आपको स्नैप कर दे. राइट. या आप डॉग को लेके लिफ्ट के दरवाजे के बाहर खड़े हो, जो अंदर है वो डरता हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए. तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना कि आपको क्या करना चाहिए. सो देयर आर डिफरेंट एटिकेट फॉर एवरीथिंग. जस्ट लाइक डोर ओपन होगा तो हमें नहीं पता कि अंदर क्या है. तो आप अपने बच्चों को भी सिखाओ कि आप कैसे, आप केयरफुल होके रहो. 2 स्टेप पीछे खड़े होके आप वेट करिए, जो अंदर है उनको बाहर निकलने दीजिए और फिर आप अंदर जाइए.
राइट। तो ऐसे इंसिडेंट्स, जब ऐसी मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ एटिकेट के ऊपर, तो जब अभी जैसे आप सवाल पूछ रहे हो, जी, जी। ऐसे ही बहुत लोग कनेक्ट करते हैं कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ था, या आप और बताओ इसमें और क्या करना जैसे इसमें चाहिए। अगर शॉप की भी या किसी क्लिनिक की भी मैं एग्जांपल लूँ, तो कई बार होता है कि आपके पास कस्टमर या पेशेंट आ रहा है, तो आप आराम से बैठ के बात कर रहे हो, आपका कस्टमर या पेशेंट खड़ा है, तो उस टाइम मुझे लगता है कि ये एथिकेट्स होना चाहिए कि या तो आप उन्हें बैठने के लिए ऑफर करो या तो आप खुद भी खड़े हो जाओ। बिल्कुल, नॉट ओनली दैट, आपके वहाँ पे कस्टमर्स हैं, कई कस्टमर्स भी आते हैं धक्का मार के आगे जाके पहले मेरा दे दो। सो यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड देयर इज एन एटिकेट फॉर एवरीथिंग एंड यू मस्ट नो देम एंड यू मस्ट फॉलो देम। राइट। किसी और के लिए नहीं पर अपने लिए। बिल्कुल, नॉर्मली टेम्पल्स में भी ऐसा देखा जाता है। बिल्कुल। मैं बांके बिहारी जी के यहाँ गई थी, तो मुझे समझ में आता है कि मतलब लोग मतलब अगर रश नहीं है फिर भी बेवजह के पुश कर रहे हैं कि भाई मैं वेट नहीं करूँगा आपके पीछे, मैं आपको पुश करके मैं आपसे आगे निकल जाऊँगा। तो ये चीज़ें, जबकि मेरे गोद में मतलब मेरी डॉटर भी होती है, तब भी उन्हें मतलब नहीं होता है। नहीं फर्क पड़ता लोगों को। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब लोगों को सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। तो ये तो हो गई स्कूल और कॉलेजेस की बातें, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि आप उन्हें सिखाती होंगी। हाँ, ये चीजें ऑफिस वालों को भी सिखाई जाती हैं, बट वही है, हर एज ग्रुप को सिखाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, बिल्कुल। डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या नीड्स हैं, नीड्स और एज के अकॉर्डिंग। नीड्स और एज के अकॉर्डिंगली, और उनका क्या प्रोफेशन है, उनको किस चीज की जरूरत ज्यादा है। बिल्कुल। और अभी हम एटिकेट की बात कर ही रहे हैं, तो कॉर्पोरेट्स पे आ जाते हैं। बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट एंड बिहेवियर। आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको भी खराब कर सकता है, और कि वो मिलते मिलते रह गया, आपको नहीं पता क्यों, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन था या आपने जो पिच किया था वो बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुझे वो काम नहीं मिला, या फिर किसी ऐसे को मिल गया जो ठीक से अपनी पिच भी नहीं दे पाया, अटक गया, तो उसने ऐसा क्या किया कि उसको वो काम मिल गया। सो स्पेशली जो MNCs हैं, जो बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट्स बाहर की कंट्रीज के साथ डील करते हैं, तो हर कंट्री का एक अपना तरीका होता है, चाहे वो बिजनेस एटिकेट हो, चाहे वो विजिटिंग कार्ड देने का तरीका हो, बिल्कुल, चाहे वो गिफ्टिंग एटिकेट हो कि आपको किस टाइप के कॉर्पोरेट गिफ्ट्स देने चाहिए जी, या फिर वो डाइनिंग एटिकेट हो, या आपके हैंड जेस्चर्स, जैसे व्हाट इज दिस जेस्चर, हम क्या, अगर कोई हमको ऐसे करेगा हम उसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, है ना। बट यही जेस्चर अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में लाइक पोर्चुगल एंड ऑल में करते हो तो इट इज एन अब्यूज। वही कुरेशिया साइड में आप जाते हो या कहीं और जाते हो तो उसका कुछ और मीनिंग है। तो जब आप किसी और कंट्री के साथ डील कर रहे हो, वहाँ का क्या तौर तरीका है, क्योंकि आपको उनके साथ बिजनेस करना है, तो उनका क्या आपको ध्यान तरीका रखना है कि आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उनके साथ अकॉर्डिंगली बिहेव करो। बिल्कुल, हो सकता है कि आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट था, पर आपको नहीं पता था कि जो हैंड जेस्चर्स हैं वो उनके लिए उनका मीनिंग डिफरेंट है, और आपने कोई ऐसा जेस्चर करा हो जिससे वो हर्ट हो गए हो, तो वो So you have to होते be- होते कैंसिल हो हाँ, जाएगी so आपकी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं। लोगों को लगता है ये कौन सा सीखने की चीज है, राइट, बट ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि आप ऑफिस में बैठे हैं या आप घर पे भी बैठे हैं, ठीक है, अचानक से कोई एल्डरली या आपसे सीनियर अंदर आ गया, तो आप जैसे बैठे हो क्या वैसे ही बैठोगे, या अपना बॉडी पोस्चर थोड़ा सा ठीक करोगे, उस चीज का ध्यान रखोगे। आपके पास कोई आया है तो आप पानी पहले उनको सर्व करोगे कि पहले अपने ग्लास में डालोगे। राइट, प्लेट पे आपने किसी को चाय सर्व करी है, प्लेट में एक लास्ट बिस्किट पड़ा है, फटाफट आप उठा के उसको खाओगे या आप वो किसी को सर्व करोगे। हम इन चीजों का ध्यान नहीं देते, पर ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़े बड़े बिजनेस डील को बनाती है और बिगाड़ती है, बहुत मैटर करती हैं। ओके, सो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन, आप जैसा अपने आप के साथ बिहेव करते हो
what your behavior is when you are all alone and nobody is watching you is your innate behavior. राइट क्योंकि आप इंटरव्यू में जाओ, आप किसी ऑफिस मीटिंग में या किसी शादी में कहीं पे भी जाओ, आप अपना बेस्ट देने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो, राइट, बट जो आपका इन्नेट बिहेवियर है ना, वो कहीं ना कहीं क्लिक करेगा, सामने आ जाता है, बिल्कुल। लोगों को दिख जाता है। तो सिर्फ दूसरों के लिए क्यों अच्छा बनना, जब आप अलोन भी हो तो भी आप प्रॉपर मतलब बिहेवियर करो। जब आप अलोन भी हो, जब आपको कोई देख नहीं रहा, तब भी आप जो कर रहे हो, आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपके हैबिट में आ जाएगी वो नाउ इवन इफ इट इज फीडिंग द डॉग्स, आपको वैसे डॉग्स पसंद नहीं है, अकेले में आप उनको धक्का मार रहे हो, पर लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग है, तो आप बैठ के डॉग को बिस्किट खिला रहे हो या सिर पे हाथ फेर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो। क्यों? अगर आपको कोई चीज पसंद है या नहीं पसंद है, तो आपको उस टाइम पे भी जब कोई नोटिस नहीं कर रहा, वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे आप सबके सामने करते हो। एग्जैक्टली। आपने आर्मी वाइफ के लिए भी बहुत सारी लीडरशिप में काम किया है। आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड। मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरा ब्रदर भी, मेरे काफी मामा चाचा ताया भी आर्मी में थे। तो बेसिकली आप आर्मी बैकग्राउंड से ही हैं। यस, और मेरे हस्बैंड भी आर्मी में हैं। नाइस। So, as a part of the army fraternity, when you're an army wife, चाहे आप एक यंग ऑफिसर की वाइफ हो या आप कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके जवानों के फैमिलीज की तरह। तो हर कोई आर्मी वाइफ जो है वो कभी ना कभी लाइफ में बाकी आर्मी वाइफ्स के साथ उनकी बेटरमेंट के लिए काम जरूर करती है। तो किस टाइप का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? उनके साथ इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हर टाइप के सिचुएशंस आपके सामने आते हैं। अब आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द आर्मी एज एन आर्मी वाइफ फॉर द पास्ट 28 years। तो पहले टाइम में तो लेडीज स्पेशली जो गांव से आती हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं होती। राइट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कारगिल के टाइम की, बहुत जवान, बहुत ऑफिसर्स मरे उस टाइम, शहीद हुए उस टाइम पे। और कई फैमिलीज में हमने देखा कि जब वो शहीद हुए तो उनको जो कुछ उनकी पेंशन थी या ग्रेचुटी मिली या शहीद होने पे जो भी मिला, उस पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए कई लोगों ने, इन लॉज ने अपने बहू को फोर्स करा कि देवर से शादी कर लो ताकि घर का बाहर ना जाए पैसा। या फिर उन सब कुछ अपने नाम पे करके, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको घर से निकाल दिया। तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ वॉर के टाइम पे नहीं आती। अब JNK में वॉर हो ना हो या नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल वगैरह साइड में इंसर्जेंट्स होते हैं, डेथ्स भी होती हैं जी। तो उन लेडीज को ये सिखाना कि उनका क्या राइट है, वो काम हम करते थे, जिसमें कई बार अफसोस भी होता था देख के कि इनको कुछ नहीं पता या इनके साथ क्या हो रहा है, इतना गलत हो रहा है। और जब वो सीख के, उनमें से कई हैं जो आगे बढ़ के हस्बैंड की डेथ के बाद, और ये सिर्फ जवानों की नहीं, इवन ऑफिसर्स के वाइफ्स के साथ भी हुआ है, होता है। बट कई ऐसी हैं जिन्होंने हस्बैंड्स के डेथ के बाद आगे बढ़ के खुद पढ़ाई करके आर्मी एज एन ऑफिसर ज्वाइन करी। तो जब ऐसी लेडीज को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, जो भी हम करते हैं उनके लिए या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं करने की रादर। तो उसका किसी का कोई एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन आप बता सकते हैं विदाउट टेकिंग नेम? ओके, सो कई लेडीज हैं जो 10th 12th तक पढ़ी होती हैं जी। तो मैं ऑफिसर्स की वाइफ्स की बात नहीं करूंगी, बट जवानों की मोस्टली मतलब उनकी शादी गांव से ही वो बिलोंग करते, गांव में शादी हो जाती है। राइट। और बहुत कम होती हैं जो हस्बैंड्स के साथ आके रहती हैं जी। तो उनमें से कई होती हैं जो आप देखते हो कि हस्बैंड्स के साथ तो रह रही हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं कर रही, पढ़ी लिखी हैं तो कुछ कर सकती हैं,
राइट। तो हम उन लोगों को हेल्प करते हैं, कईयों को टू लर्न डिफरेंट क्राफ्ट्स, किसी को स्टिचिंग, किसी को सिलाई मशीन चलाना, कपड़े सिलना, जी। या फिर किसी ने कंप्यूटर कोर्स करना है, या कोई बीएड जिसकी करना जो चाहता इंटरेस्ट है। एजुकेशन में उनकी हेल्प करते हैं। हम्म। सो उनको आगे पढ़ाना और हेल्प करना, गाइड करना कि वो अपना ग्रेजुएशन करके बीए कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई हैं जिन्होंने करा, और उनमें से एक है जो जिसने शायद, अभी तो बहुत साल हो गए, मुझे मालूम नहीं उसने आगे कितना और पढ़ा, बट ऑल आई नो इज कि शी इज वर्किंग इन अ स्कूल, शी इज अ टीचर, डूइंग वेरी वेल फॉर हर सेल्फ, और बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं बहुत सालों के बाद मिली उसको दोबारा, तो देख के अच्छा लगा कि अपने लिए उसने बहुत कुछ किया, बच्चों को पढ़ाया जी। ऐसे ही एक और मैं बताती हूँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे, सो उनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के साथ उनकी एज हिज बडी थे, और वो ज़्यादा पढ़े लिखे खुद भी नहीं थे। पहले तो जवान भी 6-7 क्लास, 8-10 क्लास पढ़ के भर्ती हो जाते थे जी। 10वीं 12वीं तक हाँ, भी रहते तो थे। 12वीं तक तो अभी भी हैं। हाँ। तो उनकी वाइफ को हमने, कि वो घर में होती थी, तो बच्चे स्कूल छोटे थे बच्चे उनके, स्कूल जाते थे दोनों बच्चे, तो उनकी वाइफ को बोला कि ब्यूटी पार्लर का काम सीख ले, कुछ तो कर लो। तो उन्होंने सीखा। सिर्फ सीखा नहीं, शी स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन द फैमिली, काफ़ी अच्छा काम करती जी। और अब पता नहीं करती हैं कि नहीं, बट बाद में मुझे ये पता है कि उनके बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ लिख गए। बेटी ने डेंटिस्ट्री करी, शी इज़ अ डेंटल डॉक्टर, और बेटे ने भी शायद कुछ अच्छा ही किया, आई हैव नो आइडिया बेटे ने क्या करा, बट दोनों बच्चे अब्रॉड सेटल्ड हैं। बेटी की अब उनकी शादी होने वाली है, अभी भी कभी कभी फ़ोन आता है, बात करते हैं। सो ऐसे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन देख के लगता है कि हाँ, किसी का कुछ तो फायदा भला हुआ। तो इमेज कंसल्टेंसी की हम लोग बात करें, इसमें आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, लोगों में पॉजिटिवनेस ला रहे हैं और कॉन्फिडेंट बिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में तो ये हो गया कि आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने आ रही है, लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है पैसे की। तो हर वुमन को क्या अर्निंग करना मैंडेटरी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है? एब्सोल्युटली, आई स्ट्रांगली फील। आप घर में आप थोड़ा कमाओ या ज़्यादा कमाओ, बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं भी कुछ अर्न कर रही हूँ। या आपको शायद अर्न करने की ज़रूरत ही ना हो, आप शायद किसी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से हो जहाँ पे कोई कमी नहीं है जी, लेकिन आपको नहीं पता कि कब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको ज़रूरत पड़े करने की, और अगर आपको आदत नहीं है करने की तो या आपने कभी किया नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगी। राइट। तो वो एक तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, दूसरा वो आपको एम्पावर करता है, और अगर आप कमा रहे हो, आप घर पे हस्बैंड की हेल्प कर सकते हो। अगर हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं लेना चाहते तो वो आपकी सेविंग्स हैं, उससे आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। आपको ट्रैवल करना है, आपको हस्बैंड से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सेविंग्स यूज़ कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लाइक बहुत लोग फैमिली या बच्चे की वजह से जॉब नहीं करना चाहते, तो घर बैठे उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? बहुत ऑप्शंस हैं, लेडीज के पास तो ऑप्शंस की कोई कमी ही नहीं है। लाइक ब्यूटी पार्लर, स्टिचिंग करो, एम्ब्रॉयडरी करो। आजकल तो वैसे भी विमेन स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं, और हैंडमेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा वापस से ट्रेंड आ रहा है। हमको तो स्कूल में, हम जब स्कूल में थे तो वो वर्क एक्सपीरियंस में सिखाया जाता था एम्ब्रॉयडरी एंड निटिंग एंड स्टिचिंग, सबको, चाहे वो बॉयज हों चाहे गर्ल्स हों। सो आप छोटी छोटी चीज़ें बना के अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके यू कैन हैव योर ओन स्टार्टअप। आपको कुछ और नहीं बनाना आता तो आप अपना कुकिंग का वीडियो यूट्यूब चैनल बना लो। आपकी कोई एक ऐसी रेसिपी होगी जो शायद
आपसे अच्छा कोई नहीं बनाता, पूरे घर में आपकी वो चीज़ सबको पसंद है, जी। तो आप उसको शेयर करो लोगों के तो साथ। कहने का मतलब ये है कि हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो बिल्कुल जरूर होती है, बस जरूरत है उसको पहचानने की। बिल्कुल। और उसके अकॉर्डिंग आप बिना घर के बाहर जाए हुए अपने बच्चे को टाइम देते हुए भी आप कुछ अर्निंग कर सकते बिल्कुल हो, कर सकते हो। जो कि बहुत जरूरी है। सिर्फ एक अर्निंग नहीं, एक आपको सुकून भी मिलता है, राइट। एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक मेंटल पीस। आपका थोड़ा सा टाइम अच्छी जगह पे यूटिलाइज हो जाता है और माइंड डाइवर्ट हो आप जाता है। फालतू की चीजें सोचने से भी बचते हो। बिल्कुल। जो लोग पेंटिंग करते हैं या कुकिंग करते हैं या बेकिंग करते हैं, तो किसी किसी के लिए वो एक थेरेपी के जैसे भी काम करता है। राइट। So कि उन्हें वो बहुत आप, अच्छा लग रहा है, डिप्रेशन से बच रहे हाँ, हैं। बिल्कुल जो चीज आपको करने में खुशी मिलती है उसको आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते बिल्कुल हो। बना सकते हो। और जो काम आप खुशी से करते हो आप उसमें 100% आप देते हो। 100% देते हो और Right. अच्छा करते हो, बिल्कुल। और आप थकते नहीं वो करने से। बट जो आपको करने के लिए करना है, मजबूरी में करना है, वो आप कर तो रहे हो, बट आप अपना 100% कभी नहीं दोगे। क्योंकि वो हैप्पीनेस नहीं है अंदर से, वो बिल्कुल। एफर्ट्स आएंगे ही नहीं। एब्सोल्युटली। राइट। आजकल जो वर्किंग वुमेन है वो मतलब अच्छा खासा अर्न तो कर रही है, लेकिन उनकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, तो ऐसे में उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वर्किंग वुमेन है, आजकल लोग विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म के बहुत मीनिंग्स निकालते हैं, करते हैं। एवरीथिंग इज गुड, लेकिन अगर आप काम के चक्कर पे अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निगेट कर रहे हो, देन दैट इज नॉट गुड। तो काम करो, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू मैनेज योर टाइम, अगर आप अपने आप को बोलो कि मैं 5 मिनट या आधा घंटा जल्दी उठ जाऊंगी, 10 मिनट लेट सो जाऊंगी, हाँ आप अपनी नींद में थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर रहे हो, बट वो आधा घंटा जल्दी उठ के अगर आप अपना सुबह एक्सरसाइज कर लो, योर normal, if you do a pranayam, you do some exercise, or you go for a walk, you do all of that, जी। तो वो आपका आधा घंटा सेव हो जाता है फ्रॉम दी अदर टाइम। जी। फिर उसमें आप बैठ अपना ब्रेकफास्ट बना के या बच्चों को ब्रेकफास्ट दे के तैयार होके बिना हड़बड़ी के यू कैन गो फॉर योर वर्क, रीच वर्क प्लेस ऑन टाइम विदाउट स्ट्रेस। काम करो, बट डोंट कैरी योर वर्क बैक होम। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सब के साथ, आई ऑल्सो डू इट, बोलना आसान होता है, बट हमको लगता है कि आप आजकल मेल्स भी फोन पे चेक हो जाती है, राइट। प्रेजेंटेशन भी फोन पे बन जाएगी, यू नो, एक्चुअली कोई घर कभी तक भी कॉल कर सकते हो। तो वर्क, यू शुड लीव योर वर्क इन द ऑफिस, राइट। डोंट कैरी इट होम विथ यू, बिकॉज घर पे आके देन दैट इज योर टाइम फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बट ऐसा होता नहीं है जनरली, आज के टाइम में तो चीजें घर तक आ जाती हैं क्योंकि हम आने देते हैं, क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं कि आप हमें डिस्टर्ब करो घर पे। बिल्कुल। अगर आप बाहर के कंट्रीज में देखो तो उनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ऑफ 8 वर्किंग आवर्स इन अ डे, 8 आवर्स। 8 आवर्स ऑफ वर्किंग। अगर वो 8 घंटे के 8.5 घंटे होते हैं तो वो मना कर देते हैं कि मेरा टाइम हो गया। अगर आपको एक्स्ट्रा 1 घंटा चलो देना भी है, हम यहाँ बोलते 8 घंटे, लेकिन 12 घंटे से कम कोई, राइट, एग्जैक्टली। तो आपको वो, अगर आप 12 घंटे भी दे रहे हो ऑफिस में, तो वो 12 घंटे के बाद जब आप ऑफिस से बाहर निकलते हो, देन दैट इज योर टाइम एंड योर फैमिली टाइम। फिर काम घर मत लेके आओ। और कोई ऐसा काम नहीं है जो नेक्स्ट मॉर्निंग तक वेट नहीं कर सकता। हाँ, वंस इन अ वाइल अलग बात है कि कभी इमरजेंसी आ गई आ जाती है, बट मतलब डेली रूटीन में नहीं। ये चीजें मोस्टली हो रही है कि आप घर घुस रहे हो, तो जैसे आपने कहा कि सारी चीजें फोन से होती, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो आप घर बैठे भी आप काम करके दो। इवन सैटरडे संडेज जिस दिन ऑफ होते हैं उस दिन भी लोग चैन से बैठने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। और उसके लिए आपको अपना रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है। राइट।
अगर आपका खुद का कोई रूटीन नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक से, वेदर यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, आपका कभी भी वो बैलेंस नहीं क्योंकि होगा। टाइम और काम तो उतने ही रहने वाले हैं, 24 घंटे के 24 घंटे ही रहेंगे, काम बिल्कुल। भी आपके उतने ही रहेंगे। रूटीन सेट होगा तो आप स्ट्रेस फ्री होकर चीज़ें आप कर पाओगे। आज की जो यंग वुमेन है, काफ़ी आजकल लोग बहुत ही मतलब कंफ्यूज रहते हैं, जैसे हमने डिस्कस भी करा। तो जो अपनी पहचान ढूंढ रही है, जो समझ नहीं पा रही कि एक्चुअली उसे करना क्या है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं पहले शादी कर लो, उसके बाद जो करना होगा करना, राइट। शादी के बाद लोग फैमिली प्लानिंग करने लगते हैं, भाई घर संभालो, अदरवाइज घर कौन देखेगा अगर आप जॉब करोगे तो फीमेल्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, अपने करियर का सेक्रीफाइस कर देती है। तो ऐसे लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लड़कियों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को, जी, क्योंकि प्रेशर पेरेंट्स से आता है शादी का, 100% ट्रू। है ना। पेरेंट्स से, रिलेटिव से, ग्रैंड पेरेंट्स से, पड़ोसियों से, लोगों से। जी, तो शादी करना हर चीज का सल्यूशन नहीं है। पहले पूछो अपने बच्चों से कि लड़कियों से, और उनको वो अपने पैरों पे खड़ा होने दो पहले, उनके ड्रीम्स को उनके फुलफिल ड्रीम्स करने दो। फुलफिल होने दो। ठीक है, कई ड्रीम्स आप शादी के बाद भी फुलफिल कर सकते हो, बट पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। Right. तो उनसे पूछो कि वो क्या चाहती हैं। आपने अपनी लाइफ जी ली, आप अपने एस्पिरेशंस, ड्रीम्स या लोग क्या कहेंगे अपनी बेटियों के ऊपर थोप देते हो और बच्चे मान लेते हैं। बेटियां क्यों, इवन बेटों के ऊपर भी, राइट। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस काम में एक्सेल करें, पर जी। क्या वो काम करना भी चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं? उनकी खुशी किसमें? हम तो एक दिन चले जाएंगे, जिंदगी तो फिर उन्होंने काटनी है ना आगे। बिल्कुल। अब आप डिसाइड करोगे कि जिंदगी काटनी है या जिंदगी जीनी है। और आपके हिसाब से जीनी है कि अपने हिसाब से जीनी है। जी, तो उनको उतनी फ्रीडम दो कि वो सोच सके। हाँ, उनके डिसीजन लेने में हेल्प करो, बट उनको पूछो कि वो क्या चाहते हैं और फिर उनकी हेल्प करो वो ड्रीम्स अचीव करने में। व्हेन दे हैव अचीव्ड दैट एंड दे से दैट यस नाउ आई एम रेडी टू गेट मैरिड, या फिर जब उन्होंने वो ड्रीम्स अचीव कर लिए हैं और तब आप उनको बोलो कि आई सपोर्टेड यू इन achieving your dreams, now you have to listen to what I am telling you and respect what I am telling you. राइट। और फिर आप उनको शादी करने के लिए बोलो। तब भी पूछो कि क्या उनके पसंद में कोई है, एग्जैक्टली। या वो चाहते हैं कि वो, कई बच्चे भी होते हैं जो बोलते हैं आप जिसको पसंद करोगे। तो उनसे पूछो कि अगर आप किसी को नहीं चाहते हो तो मैं देखती हूँ, तो क्या हम देखें? आर यू रेडी टू गेट इनटू अ मैरिड लाइफ एंड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स? राइट। अगर बच्चा तैयार ही नहीं है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और आप उसको धकेल दोगे उसमें, तो बाद में आप अपनी गलती के लिए उसको ब्लेम करोगे कि तुमसे अपना घर भी नहीं संभला। राइट, एग्जैक्टली। इंडिया में आज ये बहुत शादियाँ ना सिर्फ समाज को दिखाने के लिए और सोसाइटी की खुशी के लिए होती है, अपने बच्चों के लिए नहीं होती है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचते हैं, उस हिसाब से तुम करो ताकि हमारी समाज में मतलब एक अलग ही इमेज बने। पूजा, आई विल नॉट ओनली टॉक अबाउट बच्चे। अभी कल ही मेरी मदर से मेरी बात हो रही थी। जी। सो इट वाज अबाउट हर ट्रैवल प्लान्स, एंड इस एज में जब आप 78, 79 या 80 के हो जाते हो, तो एक वो आपको अपने घर में जो सिक्योरिटी फील होती है, या शायद हमारे हिसाब से बाहर जाके इनसिक्योरिटी उनको फील होती है। तो आप कभी भी उनको बोलो ना, अच्छा मेरे पास थोड़े दिनों के लिए आ जाओ, तो एक आंसर होता है कि मेरा घर अकेला है। आप कितना भी समझाओ कि घर कोई उठा के नहीं ले जा रहा, पर वो शायद हम तब समझेंगे जब हम उस उम्र में पहुंचेंगे। तो उन्होंने मुझे कल बोला कि मैं शी इज़ ट्रैवलिंग एंड ऑफ द मंथ, एंड उनको था कि मैं ना 3 दिन के लिए बस जाऊंगी, पीछे से इसकी प्रॉब्लम है, वो अकेला, ये अकेली, इसका ये कौन देखेगा, एंड ऑल ऑफ दैट। सो येस्टरडे शी सेज कि मैं ना हफ्ता 10 दिन रह के आऊंगी, एंड माय भाभी एडवाइज्ड हर कि आप ऐसे करो। शी सेज अब या तो वो मेरे पीछे पड़ जाती है या तू मेरे पीछे पड़ जाती है कि आप दूसरों की सोचते रहते हो, अपने बारे में नहीं सोचते। तो हर इंसान को हर उम्र में अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश हो तो आप दूसरों को खुश रख सकते हो।
ये बहुत बड़ी बात आपने कही। इवन मैं भी अपनी मदर से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बारे में सोचो। सेम मेरी मदर भी अपने बारे में नहीं सोचती है, और सबसे पहले आप खुश रहोगे तब आप दूसरों को खुश रख सकते हो। अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप दूसरों को चाह के भी खुश नहीं रख सकते। राइट, आपने बहुत बड़ी बात कही। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इससे कनेक्ट करेंगे। और दूसरी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे शादी की, तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि हमारी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं ये कमी है कि हम अपनी बेटियों को, डॉटर्स को स्टार्टिंग से ही गुलामी वाली मानसिकता के साथ उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं। राइट, कि मतलब जहाँ आपको जाना है आपको उनके हिसाब से रहना है, मतलब जल्दी उठना सीखो, जहाँ जाओगी वहाँ कैसे मैनेज करोगी, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो इवन जब शादी के टाइम में कभी भी आज तक लड़का को ये नहीं कहा गया है, या लड़का या उसकी फैमिली को ये फीलिंग नहीं होती कि मेरे बेटे को क्या क्या अलाउ होगा। समझ रहे हो आप बात, कि जॉब करना अलाउ होगा नहीं, या पार्टीज करना अलाउ होगा या नहीं, या किस टाइप के कपड़े पहनना अलाउ होगा। लेकिन जब आप अपनी डॉटर देते हो तो वो कहते हैं कि मेरे यहाँ जॉब करना अलाउ है, मेरे यहाँ ऐसे कपड़े पहनना अलाउ है, विच मीन्स आप अलाउ कर रहे हो तब मैं ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ, तब मैं जॉब कर सकती हूँ। आप जब अलाउ नहीं करोगे तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आप एक बराबरी वाला रिश्ता नहीं जोड़ते हो, गुलामी वाली मानसिकता के साथ आप चल रहे हो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, सो आई टोटली अग्री विथ यू। है, ऐसा आज भी सोचते हैं हमारे सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली जी। बट थैंकफुली मेरे अपने घर में आई हैव सीन, स्पेशली हमारे बच्चों के साथ, जी, कि वी वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन लड़के को भी घर का हर काम आना चाहिए। तो कोविड डेज की बात करती हूँ। जी, जी। मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रह रही थी। मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में है, वो फील्ड में थे, तो मैं और मेरी डॉटर्स मेरे पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। और जस्ट कोविड शुरू ही हुआ था, तो मेरे ब्रदर और भाभी, ब्रदर की भी दिल्ली पोस्टिंग आई थी, तो वो भी घर पे ही थे। एंड फिर वो 2 साल तो सब घर बंद ही हो गए थे अंदर। सो मेरी बड़ी बेटी इज 25 एंड माय नेफ्यू इज आल्सो द सेम एज। उनमें 2 दिन का फर्क है बस। कभी कभी मेरी मदर बोल देती थी कि मेरी डॉटर को कि भाई बाहर से थक के आया है, उसको पानी दे दे। तो बच्चों को गुस्सा आता था, मुझे भी आता था कि वो थक के आया है तो वो भी तो थक के आई है, तो क्या आप उसको बोलते हो कि बहन थक के आई है पानी दे दे। अब उस जनरेशन की थिंकिंग हम नहीं बदल सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो एक धारणा के साथ बड़े हुए हैं। अब वही उनका माइंडसेट है, और वही उनका माइंडसेट है। शायद कुछ हद तक अपने तरीके से वो ठीक भी होंगे, बट वो चीजें हमको नहीं समझ में आती, और हमारे बच्चों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, एक्सेप्ट नहीं करती है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। तो कई बार होता था, जैसे वंस इन अ वीक, since my brother was the only male member of our generation in the house, तो होता था कि ठीक है आज खाना डिनर भाई बनाएगा, तो हर चीज चॉपिंग से लेके बनाने तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। मुझे, मेरी भाभी को, मेरी मदर को कंप्लीट रेस्ट होता था। सो अभी भी कोविड तो चला गया, घर में हाउस हेल्प है, सब कुछ है, बट कई बार हम उसको बोल देते हैं कि आज तू बना के खिला दे, आज ब्रेकफास्ट तू बना दे। राइट। सो माई नेफ्यू लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, बट तब तो यहीं था, तो उसने होटल मैनेजमेंट करी है। तो कई बार हम उसको बोलते थे कि हर समय बोलता रहता है मम्मी ये बना दो, बुआ ये बना दो, दादी वो बना दो, अब आज तू हमको कुछ डिफरेंट जो तूने सीखा है वो बना के खिला। और फिर हमारे घर में वो है कि ठीक है, अगर हम बाहर से थक के आए हैं तो उसको भी बोल देंगे कि तू चाय बना के पिला दे, या पानी पिला दे, या अपना काम खुद करो। इसलिए नहीं कि हमको वो दिखाना है दैट वी आर इक्वल, बट नाउ दैट ही इज इन ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी तुम अकेले जाओगे काम करने के लिए, बी इट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी तो आपको अपना सारा काम खुद ही करना चाहिए, और आना भी चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या ना, हमारे इंडिया में आज भी अगर मैं बात करूं तो वुमेन भी आजकल वर्किंग है, जॉब कर रही है, करियर वाइज काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन आज भी उन्हें ये सिखाया जाता है कि तुम ये सारी चीज़ें करो, लेकिन पहले घर के काम आना इज मस्ट, ये दोनों को आना चाहिए। लेकिन अभी भी जो मेल की अपब्रिंगिंग हो रही है, शायद ही किसी ऐसे घर में हो रही जिन्हें दोनों काम सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है पूजा, आई हैव रियलाइज्ड, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स, आजकल की जो जनरेशन है
टेक्नोलॉजी ने चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं जी कि वो सीखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। भूख लगी है, घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है, Zomato स्विगी से कर लो। ऑर्डर कर लो, जोमेटो से ऑर्डर कर लो। जी। आजकल तो वो ब्लिंकिट बिस्ट्रो और जेप्टो कैफे भी है, राइट। तो रात को 3 बजे भी मंगा लो। भले ही वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, हाँ। डजंट मैटर। एंड मोर देन हेल्दी और अनहेल्दी, चलो बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, मैं मानती हूँ, और बहुत बच्चे आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो शायद सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस ही मंगाएंगे, बट आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो हर रोज, हर एवरी सेकेंड डे बाहर से ऑर्डर करके कुछ मंगा के खाने में। अगर आप उससे आधे पैसे का भी राशन घर में डालो तो बहुत सेविंग्स हो जाएगी। तो आपकी खुद की बहुत सेविंग्स हो जाए। मत दो पेरेंट्स को वो पैसे, बट खुद के लिए जमा करो। और मुझे लगता है कि अगर जैसे आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो दोनों थक कर घर आ रहे हैं, तो घर आने के बाद वाइफ ही मतलब किचन में लगी पड़ी है और हस्बैंड उसमें बिल्कुल भी उसमें कॉपरेट नहीं कर रहा। मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ऐसे है। और ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि ये डाइवोर्स के रीज़न तक भी पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो दोनों को, गाड़ी एक पहिए से कभी नहीं चलती, तो दोनों को करना चाहिए। अगर हस्बैंड की हेल्प वाइफ कर सकती है घर चलाने में, तो घर के अंदर के कामों में हस्बैंड वाइफ की हेल्प क्यों नहीं करे, करना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में लड़कों को शुरू से बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई है। उन्हें ये फील कराया गया है कि भाई यू आर द सुपीरियर ऑफ द फैमिली और यू आर द डिसीजन मेकर, और एक फीमेल के राइट्स नहीं होते हैं कुछ भी कि वो एक डिसीजन भी ले पाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का भी रीज़न बनती हैं। पहले टाइम में शायद ये बात ठीक होती, क्योंकि मेल मेंबर्स, फादर्स या हस्बैंड्स जो हैं वो ब्रेड अर्नर्स होते थे, वो बाहर काम करने जाते थे, कमा के लाते थे, तो घर लेडीज संभालती थी जी। तो उसमें भी आपकी ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। राइट। है ना, आप बाहर का काम संभाल रहे हो और लेडीज घर का काम संभाल रही हैं। लेकिन तब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए हस्बैंड भी बैठ के पढ़ाते थे कि चलो ठीक है मैं थका हुआ आया हूँ, बट जैसे मैथ्स मैं करा देता हूँ। टाइम होता था पेरेंट्स हाँ। के पास, फोन नहीं होता था, वो आके घर बच्चों लेकिन के साथ। आजकल वर्किंग वाइफ सबको चाहिए, लेकिन ये कोई रियलाइज नहीं करता कि अगर आप वर्किंग हो, आप थक के आए हो, तो वो वर्किंग है पर वो साथ में घर का भी सारा काम कर रही है, तो वो तो डबल थक रही है। राइट। सो इफ पहले जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था काम, अभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर वाइफ, और आजकल तो हाउस हेल्प्स हैं खाना बनाने के लिए भी, सो इतनी कोई स्ट्रेस नहीं होती कि मुझे घर जाके खाना बनाना है। अभी भी बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ कि अगर सिस्टर है तो घर की सारे काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टर की है, ब्रदर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टर की ही है, और ब्रदर्स बिल्कुल एफोर्ड नहीं कर रहे, बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं। और अगर सिस्टर को कहीं बाहर जाना है तो घर के सारे काम करके निपटा कर जाना है, फिर टाइम से वापस आके फिर से बाकी के बच्चे काम करना है। ये थिंकिंग हम लोगों को ही बदलनी है। राइट। बच्चों को ये सिखाकर कि आप दोनों इक्वल हो। हमको ये अपने लिए लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ डिफरेंशिएट किया, और वही चीज़ हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। बिल्कुल। बट हम ये नहीं सीखते कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया वो हम ना रिपीट वो करें, हम रिपीट ना करें। सपोज दैट कि एक घर में 2 बच्चे हैं, एक मतलब काफ़ी अच्छा है और एक काफ़ी बिगड़ा स्वभाव का है, राइट। तो जो खराब स्वभाव का है उसके लिए हमेशा एक अच्छे बच्चे को कहा जाता है कि उससे बुरा ना लग जाए, बुरे को बुरा ना लग जाए, इसलिए तुम चुप रहो। वेरी ट्रू, होता है, बहुत होता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि बुरे को और बुरा ना लगे उसके लिए बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है। और जो सही है उसे कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। एब्सोल्युटली होता है। तो ये और कभी ना कभी ये चीज एक लावा के जैसे फट के बाहर भी आती है। तब हमको लगता है कि हमने गलती की हाँ। थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसे अवॉइड करो, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके सामने वाला का मनोबल इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे आपने कहा लावा फटता है, तो उस टाइम में संभालना और अपनी गलती पे पछतावा करने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता है। बिल्कुल। सो ये आजकल के लोगों को, हमारी जनरेशन को भी सोचना चाहिए कि हम वो गलतियां ना करें जो हमारे पेरेंट्स ने या हमारे बुजुर्गों ने करी थी।
उनका टाइम डिफरेंट था, आज का टाइम डिफरेंट है। बिल्कुल। तो उस टाइम के हिसाब से खुद को भी ढालो और बच्चों को भी समझाओ। क्योंकि आजकल की लड़कियां भी पढ़ी लिखी है तो इक्वल और राइट्स हर चीज़ में चाह रही है। ट्रू। और हमारा लॉ भी आजकल लेडी विमेन राइट्स को लेके काफी बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल। तो जब बदलाव तो लाइफ का एक हिस्सा होता है। और कई बार वुमेन इसका मिसयूज भी कर रही है। बिल्कुल करती और हैं। आप देखो ना, बराबरी के नाम पे वुमेन क्या कर रही है, फ्रीडम के नाम पे क्या कर रही है। फ्रीडम के नाम पे वो एजुकेशन में बराबरी नहीं करके कुछ लेडीज़ ऐसा कर रही है जो कि मतलब अश्लील वीडियोस में बराबरी करी कि मैं कम कपड़ों में आऊँगी, मैं अर्धनग्न हालत में आऊँगी, इस तरह की बराबरी कर रही है फ्रीडम के नाम पे। फ्रीडम के नाम पे और इवन अदरवाइज राइट्स के नाम पे बहुत लेडीज, बहुत विमेन जी उसका मिसयूज करती हैं, जो गलत है बिल्कुल। और नहीं करना चाहिए। सो हमको इक्वली एजुकेट करना चाहिए दोनों को। एजुकेशन के मामले में आप कम्पीट करो, एजुकेशन के मामले में। एंड मेरा एजुकेट करने से मतलब एजुकेशन का नहीं है, बट जो घर पे आप संस्कार सिखाते हो, जो आप बच्चों को अपब्रिंगिंग देते हो, जो आप उनको वैल्यूज देते हो। एग्जैक्टली आपका बेटा या बेटी बाहर जाके कैसे बिहेव करता है सब आप पे डिपेंड करता है। जैसे किसी के साथ कोई भी हादसा हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो हम तुरंत सरकार और प्रशासन पे हम लोग ब्लेम करते हैं, या कभी किसी ने उसके पेरेंट्स पे ब्लेम किया है। कि आप समझो कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, एथिकेट्स सिखा रहे हो, आप अपने बेटे को लड़कियों से बात करने की तमीज़ सिखा रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हो, तो क्या वो कभी जाके किसी लड़की का रेप कर सकता है? क्या कभी वो एसिड अटैक कर सकता है? रिस्पेक्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है जी। और सीखना भी। दूसरे को आप तभी सिखा सकते हो जब आप उसको खुद फॉलो करते हो, खुद सीखते हो। और ये चीज़ें आपके घर से स्टार्ट होती है। जैसे प्रतिबिंब की भी बात करूं तो लोग बच्चों को ये कहते हैं कि तुम ये करो, और भले वो खुद कुछ भी करे, रॉन्ग और राइट वो आपको देख के सीखते हैं। बच्चे आपका प्रतिबिंब होते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो अगर मैं गुस्से में जो वर्ड्स यूज़ करती हूँ, मतलब मिस वर्ड्स तो नहीं यूज़ करते, मैं गुस्से में जैसे अपनी बेटी को डांटती हूँ तो वो उस चीज़ को भी रिपीट करती है। मैं जैसे भगवान के भजन करती हूँ, जो मंत्र के चैंटिंग करती हूँ, वो उस चीज़ को भी रिपीट करती है। तो मेरे माइंड में ये थॉट आया कि अलग से सिखाने की बच्चों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हो, खुद ब खुद आपको कॉपी करके आपके जैसे बन जाएंगे। बिल्कुल। तो आज आपसे बहुत सारी बातें हुई, मुझे लगता है कि फैमिली एंड सोसाइटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो एंड करने से पहले आप एक सोसाइटी को मैसेज दें। तो थैंक यू पूजा फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मुझे ये मौका मिला इन बातों और इतनी सारी हमने डिस्कशन करी, बताने का, एक दूसरे से जानने का, सीखने का भी कि हमको आगे क्या करना चाहिए। ना मेरा मैसेज सिर्फ एक ही है सबके लिए कि दूसरों को सिखाने से पहले अपने आप को आप इंट्रोस्पेक्ट करो, समझो, बैलेंस करो चीज़ों को कि मैंने ऐसा किया तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। और बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स। किसी ने अगर कुछ करा तो गलत करा या सही करा से पहले वो किस सिचुएशन में था कि उसने ऐसे रिएक्ट करा। एंड एज वी डिड डिस्कस अर्लियर कि आप जैसे हो जब आप अकेले हो, वैसा ही आप दूसरों के सामने भी बिहेव करो। तो जैसा आप चाहते हो कि लोग आपको देखें, वैसा बिहेवियर आपका अकेले में भी होना चाहिए। बिल्कुल। और आप जैसा चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें, आप वैसे ही उनको ट्रीट करो। बिकॉज रिस्पेक्ट इज नॉट स्नैच्ड, इट इज अर्नड। और रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड एंड कमांडेड आइदर। सो टू अर्न दैट रिस्पेक्ट यू हैव टू लर्न टू गिव रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच राधिका जी, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया हमारे व्यूअर्स को। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो हम अपनी निजी ज़िंदगी में अकेले में करते हैं वही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, वही लोगों के सामने हम कितना भी ट्राई कर ले वही चीज़ निकल के क्लिक करी जाती है। तो आप एक अच्छा इंसान बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे समाज का निर्माण कीजिए, और इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होनी चाहिए। बाकी हमेशा आप खुश रहिए, क्योंकि सबसे पहले आपका खुश होना ज़रूरी है, तभी आप लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्पेशली मैं फीमेल से कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।